हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से खा पी रहे होंगे और खाने के अलावा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑडिट का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि वेटेज क्या है। तो इस चैप्टर का वेटेज रहता है कम से कम 4 to 6% का, लेकिन आप वेटेज पे नहीं जाइए। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल से रीडिंग कराऊंगी। रीडिंग मतलब अंडरस्टैंड कराऊंगी आपको स्टडी मटेरियल से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब आप लोगों को पढ़ना कैसे है, या मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, जो भी चीज है। तो आप आइए। यहाँ पे मैं बेटा आपको लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगी। लाइन टू लाइन का मतलब क्या है कि आप जैसे जानते हैं कि चैप्टर्स का लेंथ बहुत ज्यादा है और हमारे लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी कवर करना है। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सारे बच्चा लोग जो भी पढ़ रहे हैं। आपके पास मॉड्यूल होगा, ये सेम मॉड्यूल है, बट मेरा थोड़ा रंगीन किस्म का मॉड्यूल है, नीला है। ठीक है, और आपका ब्लैक एंड व्हाइट होगा, बाबा आदम की जमाने का। तो सेम नहीं, सेम ही मॉड्यूल है। ठीक है, आप लोग या तो पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर मैं ऑलवेज बच्चों को सजेस्ट करती हूँ अपने पास बुक लीजिए फिजिकल फॉर्मेट में, और पेंसिल और हाइलाइटर साथ रखिए, उसके बाद पढ़िए। अगर आप लोगों की आदत है कि आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं, तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस को इफेक्ट करता है, और नहीं है तो आप इसको एक बार क्या करके देखिए, ट्राई करके देखिए। तो नाउ सबसे पहले मैं आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैं आपको मॉड्यूल लेके बताऊंगी। मॉड्यूल में सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर टॉपिक का या जो भी है, मैं उसका आपको मीनिंग बताऊंगी। और थरली रीडिंग आप लोगों को एज अ होमवर्क करनी है, क्योंकि रीडिंग तो देखो बेटा, जितनी जितनी बार भी करोगे मॉड्यूल के थ्योरेटिकल पेपर की, ऑडिट और लॉ की, उतना ही कम है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, थ्योरी के इस चैप्टर्स के एग्जांपल्स आर हाईली 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 रेलेवेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो आप लोगों को एग्जांपल्स तो साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे। और तीसरा, ऑडिट के जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज होती है, यानी ऑडिट की जो वर्ड्स होते हैं वो आपको यूज करना है। जैसे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर आप इनकी जगह कुछ कहोगे मैम इससे आसान वर्ड यूज कर सकते हैं, कर सकते हो एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक आसान वर्ड्स, लेकिन वो ग्लैंस और वो चीज नहीं आ पाएगी कि बिल्कुल जो परफेक्शन आता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जितने वर्ड्स आपको याद रख सको उतने वर्ड्स याद रखो, और वो कैसे याद रहेंगे, वो याद रहेंगे बार बार रीडिंग के तौर पे। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट प्रॉब्लम शंका हो तो आप मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले। तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का मैं ओवरव्यू लेके देखती हूँ, तो इस चैप्टर के ओवरव्यू में आप कम कम से कम 6 से 7 चीजें पढ़ेंगे। मैम हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? हम चीजें पढ़ेंगे, इसके ऑडिट का मीनिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट वाली चीज। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पढ़ेंगे कि क्यों ऑडिट पढ़ रहे हैं, और ऑडिट कहाँ का अप्लाई होता है, कौन करता है। तीसरा करेंगे ऑडिट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, नीड क्या होता है। फोर्थ करेंगे कि भैया जो बंदा ऑडिट कर रहा है, जैसे कि तुम ही लोग तो ऑडिटर हो, राइट, तुम्हारी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे मैम ट्राइसेप्स होनी चाहिए, बाइसेप्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। नहीं बेटा, वो उस क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, आप कैसे भी दिखते हो, नाटे हो, छोटे हो, मोटे हो, कोई चीज नहीं, कोई बॉडी शेमिंग नहीं। मतलब क्वालिटीज का मतलब है आपके अंदर आपकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कि आप एक ऑडिटर बन सकते हैं, अच्छे ऑडिटर। ऑडिटर बनने का मतलब क्या है, सिर्फ डिग्री नहीं होता। ऑडिटर बनने का मतलब अपने काम को कितनी लेवल पे और कितने अच्छे लेवल पे आप उसको कंप्लीट करते हो। फोर्थ, हर हर अच्छे इंसान में एक ना एक बुराई होती है। तो वही सोचो, देखो ऑडिट भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ बुराई फंसी हुई है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑडिट विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग बोर्ड है, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड है, तो हम उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम SA 200। तो फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हमें 7 मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर मेजर ऐसे कौन सा है, तो इसके अंदर मेजर ऐसे है SA 200। हालांकि हम सेपरेटली भी करेंगे, बट चैप्टर के बाद चैप्टर के साथ साथ रेफरेंस लेके चलते रहना, तो आपको मोर क्लैरिटी मिलती जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, अपना पेन पेपर नोट्स डायरी तैयार रखा करो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है,
तो ये वाला जो एग्जाम्पल आपको करना है, ये जो एक केस स्टडी दे रखी है कि यंग सीए एस्पिरेंट है जैसे तुम लोग के, ठीक है, तो ये एक केस स्टडी है, इसमें आपको पढ़ना है और मुझे बताना है कि आप क्या समझ पाएंगे इससे। देखो बेटा, हर एक टॉपिक तो मैं वीडियो में कवर नहीं करा सकती, मतलब कुछ चीजें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपकी सारथी बन सकती हूँ, ठीक है, अगर आप माने तो चलिए ना बात करते हुए हम ये ऑडिट का नेचर का, इसको पढ़ना तो इट्स नॉट रेलेवेंट, पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको पढ़ो। डायरेक्टली हम टॉपिक 3 से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। भैया ऑडिट क्या है, बहुत बार एमसीक्यूज की डेफिनेशन में पूछा जाता है, बहुत बार आपको रिटर्न में पूछा जाता है कि मीनिंग क्या है ऑडिट का, तो अपनी लैंग्वेज में मत लिख के आना कि ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट जैसा इस बुक में दे रखा है आपको एक वैसी डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस को आप हेयर देयर नहीं कर सकते कि मेरे कहने का मतलब ये था, अनफॉर्चुनेटली आपको इंस्टीट्यूट इसमें मार्क्स नहीं देगा। तो ऑडिट की इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। देखिए, एक एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो वर्ड्स को मैं सर्कल कर रही हूँ दैट आर हाईली इंपॉर्टेंट और की वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स तो आपको लिखने हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, when such an examination is conducted with a view of express opinion thereon। तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ बेटा। एक ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी के दबाव में नहीं की जाती। इस बात को सोच, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी के ऑडिटर हो और वो कंपनी फ्रॉड कर रही है और आपको वो अपना पैसा दे रही है, जितनी फीस तुमने मांगी है, तो तुम उसकी फ्रॉड को छुपाओगे। जैसे एक कहावत है ना कि टैक्स सीए टैक्स बचाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए लोग बोलते हैं सीए चोर होते हैं, तो उन लोगों को, उन बुद्धि वाले लोगों को समझाओ कि भैया हम चोर नहीं है, हम तुम्हारी इनकम का पैसा नहीं ले रहे, हम, हमारे पास ये ट्रिक है, हमने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए तुम्हें और इतनी कठिनाइयों से दिन रात एक करके हम इस डिग्री को हमने गैदर किया, और तुम हमें डैश 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 बोल रहे हो। कान के नीचे लगाना उनके, अगर कोई ऐसे तुम्हारे सामने बात करे। तो चलिए, तो ऑडिट का मतलब क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसके दबाव में एग्जामिनेशन है, किसकी एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है कि डिटेल में, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रही, मैं एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ कि जो प्रूफ आपके पास अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ, आप उसको चेक करते हैं, राइट। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सिर्फ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होती है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो जो कंपनी की है उसका, ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे टेम्पल हो, ठीक है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है या चैरिटी से चल रही है, इररेस्पेक्टिव हो, चाहे वो 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है या 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है या 100 या 10 लाख का टर्नओवर कर रही है, ठीक है, मैटर नहीं करता कि उसका साइज कितना बड़ा है, is conducted with the view to express most important an opinion thereof। तुम लोग ऑडिटर, हम लोग ठप्पा नहीं लगाते, हम लोग सर्टिफाइड नहीं करते, हम अपना ओपिनियन देते हैं। हम क्या देते हैं? अपना ओपिनियन। भैया ओपिनियन क्या दे रखे है कि भैया हमारे हिसाब से जो मैनेजमेंट ने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, हमारे हिसाब से, और हमने जो भी अपनी स्किल्स, जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हमारा ओपिनियन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है कि भैया ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये बिल्कुल ढंग से प्रेजेंट कर रही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो समझ में आया? तो फिर से एक साथ को ये तो डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। व्हाट इज एन ऑडिट? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विच आइडेंटिटी, ऑफ एनी आइडेंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल फॉर्म, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। And when examination is conducted, why and what is the result of that examination? You have to express opinion there। और आपको क्या करना है? अपना एक्सप्रेस ओपिनियन करना है। भैया समझ में आई है तो जल्दी से बढ़िया तरीके से दिमाग में अगर फिट हो गई है ना, तो लाइक जरूर दे देना, या फिर मुझे कमेंट में कह देना मैडम एक बार में फिट हो गई है, ठीक है। अब इसका क्या है? इंसिसिव एनालिसिस का मतलब होता है डीपली, नया वर्ड है, डीपली एनालिसिस करना है आपको। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, इसको आप क्या करिएगा? पढ़िएगा।
ठीक है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है बेटा, कि लोगों के जजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे मैंने बोला है कि आप एक ऑडिटर है, लेकिन वो कंपनी आपको पैसा दे रही है ऑडिट करने का, लेकिन वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे कि भैया फ्रॉड कर रही है, तब भी आप कहोगे ओके बेटा। जब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा ना, ठीक है, सबसे पहले तुम सीए को पकड़ेंगे और तुम्हें क्या कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए तुम अपना दिमाग के गधे घोड़े वहां पे मत चलाना कि मैम मुझे 50 लाख की जगह 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैंने उसकी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन दे दी है। सत्यम का नाम सुना था, नीरव मोदी का नाम सुना था, ठीक है। और अभी आपने अगर लेटेस्ट न्यूज सुनी हो कुछ साल पहले की, तो बायजूस के जो ऑडिटर थे डेलॉयट, उन्होंने बैकस्टैप कर लिया था, उन्होंने छोड़ दिया था। भैया क्यों, उसमें फ्रॉड ही इतना ज्यादा था, तो डेलॉयट अपने ठप्पा कैसे लगाती, अगर लगाती तो बेटा सबसे पहले डेलॉयट को ही पकड़ते और उसको ब्लैकलिस्ट करते जो उसके ऑडिटर थे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो भैया तुम्हारा अगर ब्रदर भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया तुम, भैया सीए है आप हमारा कर दो, लेकिन फ्रॉड हुआ है तो आपको उसको दिखाना नहीं, तो वो नहीं, आपको एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, जब आप अपनी ऑडिट करते हैं तो ना आप इसमें चाचा ताता मामा या फिर भैया भाभी लगते, आप एक ऑडिटर है और आपने उस ऑडिटर की पढ़ेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैम क्या ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, सिर्फ डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सप्लेन करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन इसकी रीडिंग आपको जरूर लेनी है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि डोंट स्किप द रीडिंग, रीडिंग जरूर लेनी है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट बेटा यही बोल रहा है, द एंटिटी whose financial information examine need not to be necessary। तो भैया ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है मैम उसका ही ऑडिट होगा, बेटा जो लॉस है, लॉस कर रही है उसका भी ऑडिट है, टेम्पल है उसका भी ऑडिट है, एनजीओ है उसका भी ऑडिट है, गवर्नमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सबका ऑडिट होता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, सबका ऑडिट होता है, राइट। पर्पस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, the purpose of audit is to express an opinion on the financial statement। भैया एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि भैया आप अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करो, ठीक है। सो ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप चेक कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप चेक कर रहे हो, तो आपको ये चीजों की इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की अश्योरेंस देनी है, गारंटी नहीं अश्योरेंस। सबसे पहले कि भैया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है, ठीक है, the accounts has been drawn up with the reference of entries book। देखो एक होता है अकाउंट्स, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। लेकिन आपने जब बच्चे थे छोटे छोटे से 11th में थे, तो आपने किया होगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, लाइक दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो भैया जो फाइनल स्टेटमेंट पे आप पहुंचे हुए हो, तो क्या उसका रिकॉर्ड उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल है या नहीं, या डायरेक्टली तुमने क्या कर रहा है, जंप मार लिया उस पे। नेक्स्ट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड से याद रखना, जब भी एविडेंस लिखोगे तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखोगे, सिर्फ ऑडिट एविडेंस नहीं लिखोगे। तो दिस इज अ कीवर्ड कि भैया फॉर एग्जांपल एक उसमें खर्चा लिखा हुआ है कि भैया पेट्रोल के हमने 10,000 रुपए स्पेंड किए एक दिन में, तो भैया उसका कोई ऑडिट एविडेंस है, उसका कोई स्लिप है। अगर आपने नेफ्ट पेमेंट, यूपीआई पेमेंट कर रखी है, तो बैंक की डिटेल्स में, बैंक के स्टेटमेंट में उसकी डिटेल्स है भी या नहीं। ऐसा नहीं कि जो मुंह उठाया आपने लिख लिया। तीसरी चीज ऑडिटर क्या चेक करता है कि भैया ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री ओमिटेड तो नहीं हो गई, कि भूल गए हो, बुढ़ापा आ गया है मैनेजमेंट का तो भूल गए हो, तो भैया तुम लोग देखो ना, तुम्हें क्यों हायर किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखी है वो क्लियर है या अनएम्बिगुअस है। क्लियर का मतलब क्या है कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दे रखी है, या उसमें कुछ ना कुछ चीजें आ रही है, अनएम्बिगुअस है रही है, फलाने की इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रखी है, राइट। नेक्स्ट है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स are properly classified, described, disclosed in conformity with the accounting standards। ठीक है, भैया जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं मैनेजमेंट पे जो अकाउंट्स बना रहा है, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं तुम लोग ऑडिटर पे, तुम्हें किस तरीके से ऑडिट करना है। तो तुम जब एक ऑडिटर, ऑडिट के हिसाब से तुम किसी का ऑडिट करते हो, तो वहां पे जाके चेक करना है तुम्हें कि भैया उस कंपनी के अकाउंटेंट ने या मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखे हैं या नहीं कर रखे। बाद में देखा जाएगा कि तुमने जो अपनी
अपनी छानबीन करी वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे करी थी या नहीं करी थी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर अब तक बिल्कुल हो रहा है तो लाइक कर देना। और तुम्हें पता है अगर जिनको ये नीड है इस वीडियो की, आप उस तक पहुंचाइए बेटा, थोड़ा सा काम कर दीजिए, ठीक है। और अगर नए हो और बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आगे, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भैया आपको ये अश्योर करना है, गारंटी नहीं कह रही हूँ मैं, अश्योर करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट करती है या नहीं करती। अब तक समझ में आया है नहीं आया? कि अब तक कह रहे थे कि मैम किस तरीके का ओपिनियन देना है, तो ये जो ओपिनियन है आपके इस 5 पॉइंट्स पे बेस्ड होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 5 पॉइंट पे बेस्ड नहीं है तो आप अपने ओपिनियन को क्या कर सकते हैं, अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे हम ऐसे 700 की सीरीज में पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन, राइट नाउ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। आपको याद है जब 11th में तुम किसी लोगों के पास कॉमर्स थी या ग्रेजुएशन में कॉमर्स थी, तो वहां पे इकोनॉमिक्स की वो दे दी गई, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ओके, और अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज साइंस। तो उसका अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन था डाइवर्स सब्जेक्ट के साथ, तो वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब बेटा ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग कोई मैथ्स की तरह एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है कि भैया उसके प्रोविजन जो सालों साल चेंज रहे। आपका जो ऑडिटिंग है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि जो सारे एरियाज को कवर करता है। मतलब कैसे एरियाज को? बेटा ऑडिट कर रहे हो तो अकाउंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिट कर रहे हो तो लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, सारी बिहेवियर साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब तुमने कभी दिमाग अपना छुटका सा दिमाग दौड़ाया कि मैम हम सीए के लिए भैया हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कभी सोचा है तुमने? वो इसीलिए ना, तुम बाद में जाके जो बच्चे ऑडिटर का करियर ऑप्ट करोगे तो ऑब्वियस की बात है आपको इन सारी चीजों की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। साउंड नॉलेज का मतलब धीमी साउंड नॉलेज का मतलब होता है कि आपको येट उसके प्रोविजंस, उसके एक्शन स्टैंडर्ड सब क्लियर होने चाहिए, ताकि आप देख पाए कि भैया जिन जनाब ने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना के दी है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया है या नहीं किया। ऑलराइट, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो ठोको लाइक फटाफट से कि मैम ये समझ आ गया। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि रीडिंग करना है। अब ऑडिटिंग के साथ ऑडिट का किस किस के साथ क्या है आपका इंटर डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए, मतलब रिलेट होता है अकाउंटिंग के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। बिहेवियरल साइंस क्या होता है? जैसे कि बिहेवियर साइंस बेसिकली डिपेंड करता है एम्प्लॉइज के साथ, कि भैया एम्प्लॉइज जो इतनी जल्दी अपना जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्यों इतनी जल्दी वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सारी चीज डिपेंड करती है। इसमें आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिक्स। अब कहेंगे मैम मैथ्स को छोड़ के तो यहाँ आएगी, ये छक मार के मैथ्स हमारे पीछे आ गई। अभी तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, बट है। तो ये ब्लू बॉक्स में आपको रीडिंग इसकी लेनी है। मैम आएंगे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में, कई बार पूछ लिया जाता है, बट क्यों रिस्क लेना है, आपको रीडिंग लेनी है। नाउ हाईली हाईली इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। एक ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर अकॉर्डिंग विद एस 200। तो आपका जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटेड, ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स क्या है बेटा? स्टैंडर्ड्स है जो आपके आईसीए ने बनाए हैं इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑडिटिंग कोड, कि एक ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम इन इन प्रिंसिपल्स का, इन स्टैंडर्ड्स का पालन करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड है, जैसे ऐसे 200 की सीरीज है, ऐसे 300 की सीरीज है, 400, 500, 600 एंड 700। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बाद आते हैं एसआरई, स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमेशा जो एप्लीकेबल होते हैं ना बच्चा लोग, वो एप्लीकेबल होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो कई बार होता है ना, सीए के पास आप गए हो, आपको प्रोजेक्शंस रिपोर्ट पे बनवानी है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो आप जैसे कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बोलेंगे सीए की प्रोजेक्शन रिपोर्ट लेके आओ। तो भैया जब तक अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो हम कैसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई? वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं बेटा, वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए वो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है।
तो सबसे पहले जो SA 200 है वो क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट। अगर आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं है और आप ऑडिट नहीं कर सकते। कर सकते हो बट ऑडिट आपसे 100% करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है बच्चा लोग, याद रखिए। सबसे पहले टू ऑब्टेन वेरी वेरी रीजनेबल अश्योरेंस। बेटा मैं आपको क्या बोल रही हूँ, दो वर्ड्स बोल रही हूँ। मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस, मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप क्लासेस को रेगुलर लेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे तो रीजनेबल अश्योरेंस है कि आप ऑडिट का पेपर क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ, दोनों में डिफरेंस है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप मेरी कंडीशंस पे, मेरी कंडीशन इन द सेंस जो मैंने आपको दी है कि रेगुलर स्टडीज करनी है, नोट्स बनाने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आप क्लियर करेंगे। लेकिन मैंने गारंटी, मतलब मैं गारंटी का मतलब कि मैं 100% श्योर हूँ कि तुम भैया ये चीज करो ना करो तुम पास हो जाओगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। बेटा सीए में कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। अगर तुम मार्क्स पे डिपेंड करते हो तो सीए बनने के बाद गूगल करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है डेफिनेशंस को, ठीक है। To obtain the reasonable assurance about whether financial statements as very important free from material misstatement। मैम व्हाट इज दिस मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, दोस यू कांट इग्नोर, जो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स दिखा रहा है, एक बार एक सेल्स रिसिप्ट दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए की, लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कि वो 10 लाख रुपए की सेल्स हुई कैसे, क्या बैंक से आया कि कैश से आया, तो इसको बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। तो भैया आप ऑडिट क्यों करा रहे हो? ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है? ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये पता लगा सके, समझिए, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल मतलब जो इम्पैक्ट करता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, राइट। कि अगर वो इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर उनको बता दी जाए तो वो अपने डिसीजन को स्टॉप कर सकते हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेदर ड्यू टू जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है फ्रॉड के जरिए हुई है या फिर इंटेंशनली अनइंटेंशनली हुई है, गलती से मिस्टेक हुई है, thereby enabling auditor to express an opinion whether financial statement prepared in all material respect in accordance with applicable FRF reporting framework। What is this? भैया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि रीजनेबल अश्योरेंस देना है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हारी जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। कौन सी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? चाहे वो फ्रॉड के जरिए से हुई है या फिर वो गलती से हो गई है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है वो FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बनी हुई है। मैडम ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे कि आप बैलेंस शीट बनाते हो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी की शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बनता है बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, शेड्यूल 3 पार्ट 2 बनता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम। बैंक की स्टेटमेंट बनाओगे उसका अलग फॉर्मेट होता है, इंश्योरेंस का IRDA के हिसाब से अलग फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है नहीं। बेटा समझ में आया नहीं आया? अब इन पॉइंट्स को ध्यान देते हुए आप इस पॉइंट को दोबारा रीडिंग ले लीजिए, 1 मिनट का पॉज देके तो दोबारा रीडिंग लीजिए इस पॉइंट को और मुझे जरूर बताइएगा अगर समझ में आया, नहीं आया तो भी बताइएगा, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और एडवांस में आपको बता सकूं। और समझ में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा मैम? तो ये तो यूट्यूब वीडियो है, लाइक करो। टू रिपोर्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव। बेटा एंड का मतलब क्या होता है याद रखिए, लॉ में और ऑडिट के अंदर एंड का मतलब होता है ये पॉइंट भी इंक्लूड है, ठीक है, ये पॉइंट भी इंक्लूड है इन एडिशन टू। और का मतलब होता है या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट and communicate as required by the essays in accordance with auditor finding। भैया जो ऊपर वाला तुमने जो भी झमेला किया ऑडिटर ने, तुमने जो भी फाइंडिंग्स करी, ठीक है, तुम उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करो ताकि वो रिपोर्ट
आगे जाके कम्युनिकेट हो सके। अब ऑडिटर की रिपोर्ट कौन मांगता है मैडम? गवर्नमेंट वाले भी मांगते हैं, टैक्स वाले भी मांगते हैं, बैंक वाले भी मांगते हैं, शेयर होल्डर भी मांगते हैं, इन्वेस्टर भी मांगते हैं। तो भैया तुम ऑडिटर की रिपोर्ट तुम्हें प्रिपेयर करनी है ना, बस उस रिपोर्ट में तुम्हें क्या लिखना है मैं फिर से बता रही हूँ कि भैया जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑडिट कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए बच्चा लोग? इसमें कीवर्ड्स हो गए बेटा रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एक कीवर्ड है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर ये लिखना भूल गए तो बेटा मार्क्स तुम्हारे गए, गए हो, ठीक है। एंड FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम, ठीक है। अब इसकी आपको क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है। ये पूरे डिटेल्स में आपको पूरा चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट दे रखी है। चेकलिस्ट में 4 चीजें हैं कि ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, तोड़ के लिखा है गिविंग अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन to report on the financial statement and reporting in opinion is based upon with the audit finding। ऐसा नहीं है, ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑडिट फाइंडिंग। भैया तुम लोगों ने अपने ऑडिट में क्या फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, कि तुम्हें सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कौन सा टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल था, कौन सा रिपोर्ट, अगर तुमने कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है तो भैया वो कौन से हिसाब से है, किस प्रोविजंस का उन्होंने पालन नहीं किया। नेक्स्ट बेटा 6 टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप में क्या जरूरी है तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। बेटा अब तुम ऑडिटर हो, अब तुम किसी कंपनी के ऑडिटर हो, डोंट माइंड, वहां पे उसके उस ओनर का उसकी वाइफ के साथ डाइवोर्स केस चल रहा है। अब तुम उसमें थोड़ी ना कूदोगे भैया, तुम्हारा स्कोप क्या आता है? चाहे उसका डाइवोर्स चले, चाहे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम्हें कुछ लेना देना है कि तुम अपना वहां पे अपने ज्ञान की गंगा वहां पे बहाओगे? नहीं नहीं, ये सही है ये गलत है। तो बेटा स्कोप का मतलब है तुम्हारा दायरा क्या है। तो सबसे पहले तुम्हारा दायरा क्या है कि इट्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। अब ये मत सोचना, अब मैं ये दायरे का मतलब कैसे बता रही हूँ, तो एक होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है आपका लीगल ऑडिट, एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, एक होता है HRA ऑडिट, जो भी है। सपोज करो कि तुम्हारा टैक्स ऑडिट है, तो टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम उससे डील करोगे। अब जब टैक्स ऑडिट है तो तुम बीच में नहीं घुसोगे कि भैया IT का तुमने ये सॉफ्टवेयर यूज क्यों किया, फलाना क्यों किया, ये नहीं। तो तुम्हारा दायरा कहाँ तक सीमित है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि तुम्हें अगर बॉम्बे वाली ब्रांच का तुमने ऑडिट लिया है तो तुम चंडीगढ़ वाली ब्रांच में क्यों अपनी नाक घुसाओगे? ठीक है, तुम अपने बॉम्बे वाली ब्रांच से सारा जो बॉम्बे वाली ब्रांच से जिसमें डीलिंग हुई है आप वही चेक करोगे, तो वो होता है स्कोप, ठीक है। सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। तुम्हें जो तुम्हारा दायरा दे रखा है तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, याद रखिए नॉट पर्सनल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तुम्हें अपने सारे आइडेंटिटी के टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरा क्या है, ये वाला भी कीवर्ड है जिसको याद रखिएगा। कीवर्ड क्या है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर शुड रीजनबली सेटिस्फाइड, रीजनेबली, अब किसी इंसान को अच्छे से मनाना, ठीक है, अच्छे से किसी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी नजरों में जो सही है तुम्हारी में गलत हो, ये तुम्हारी में जो सही हो मेरे में गलत हो। तो भैया जो प्रूफ के साथ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट इन दी अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो ऑडिट होगी वो हमेशा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होगी। तो भैया जो उसको बिल दे रखे हैं, जो उसको वाउचर्स दे रखे हैं, तो भैया ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ अगर ये सेल दिखा रहा है तो इसका प्रॉपरली बिल सफिशिएंट मेक है या नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है प्रॉपर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है दिखाना, सारी चीजें डिस्क्लोज करना, राइट। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, कि भैया आपको प्रॉपरली सारी चीजें डिस्क्लोज करना है। तो यही आपका स्कोप ऑफ ऑडिट में भी कहता है कि भैया आपको एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। अच्छा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो भैया मैनेजमेंट ने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया है, मैनेजमेंट ने क्या चीज लगाई है, कैसे बनाया है, कौन सा प्रोविजन लगाया अकाउंटिंग, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है, ऑडिटर सिर्फ चेक करता है, ऑडिटर एग्जामिन करता है कि भैया वो प्रॉपरली बनी है, कोई ओमिशन तो नहीं है, राइट। तो ये मत सोचना कि ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है।
ए सीए कैन नॉट बी अ ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होता है, कंपनी का ऑडिटर अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। डिग्री सेम है लेकिन पोजीशन अलग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का एज एन एम्प्लॉय होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। लेकिन एक सीए जो ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो अपना स्किल्स को यूज करके, मतलब उसको क्या मतलब है कि भैया क्या उसको तो देखना है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज है। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ आपको क्या लेनी है, इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। बहुत इजी है, मतलब मैं आपको समझाते चल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट डज इट डज नॉट इंक्लूड। नाउ यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऑडिटर इज नॉट expected to perform duties which fall outside the domain of its competence. For example, physical condition of certain asset like that sophisticated machinery cannot be determined. तो ये ऑडिटर ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी दीवारों में जंग लग रहा है, तुम्हारी मशीनों में जंग लग रहा है, तुम्हारी दीवारों का पेंट उतर रहा, फलाना ढिमकाना, तुमने बाबा आदम कंप्यूटर है भैया, तुम्हारा क्या काम, तुम्हें तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है ना। लेकिन द ऑडिटर क्या होता है, याद रखिए, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन ऑथेंटिसिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करे, एक ठप्पा लगा दे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन हमेशा एक्सपर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑडिट, एक आईटी ऑडिट कर रहा है, तो आप उस ऑडिटर से ये नहीं ले सकते कि भैया जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो ठीक है नहीं, भैया उसको क्या पता ना, वो तो और सॉफ्टवेयर बताएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे। नाउ इधर देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन में बाल की खाल निकालते हैं, बट ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ऑडिट एक एग्जामिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये आपको चीज लिख रही है। नेक्स्ट है, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज a critical examination of accounts with a special purpose. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रॉड हुआ है तो भैया वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां पे बाल की खाल निकलेगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव तो हमने मतलब पढ़ लिया है। अब लास्ट में क्या रखा है, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड ऑडिट हर चीज को कवर करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो स्कोप है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन, जैसे फ्रॉड हुआ है, कैश में फ्रॉड हुआ है, तो कैश को ही कवर करेगा, वो नॉट होगा। ऑलराइट, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज गिव अ रीडिंग एज वेल एज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इसको आप अंडरस्टैंडिंग को रीडिंग लो और आप मुझे बताना कि क्लियर है या नहीं, ठीक है। ओके।